नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्यव्यवस्था के महत्वपूर्ण विषय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सक्रियता की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक न केवल अकादमिक शिक्षा के लिए अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समीचीन है। पिछले दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने समय की मांग को पहचाना तथा भारतीय जनता की आवश्यकता को समझा। उसने यह मान लिया कि न्याय या जस्टिस का स्वरूप केवल कानूनी न होकर सामाजिक एवं आर्थिक भी है। उसने यह स्वीकार कर लिया है कि न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन की दशाओं को सुधारने तथा उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय भागीदार बन जाना चाहिए। इस सक्रिय या क्रिया प्रधान दृष्टिकोण जुडिशियल एक्टिविज्म को अपनाने के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है और यह नकारात्मक के स्थान पर सकारात्मक अथवा रचनात्मक बन गई है। अब उसकी यह मान्यता है कि कानून अतीत से चिपकी हुई रूढ़िवादी स्थायी व्यवस्था मात्र नहीं है तथा गरीबों को इस न्याय व्यवस्था में भिखारी के बजाय सम्मानजनक भागीदार बनाया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता का इतिहास क्या कहता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। यह शब्दावली पहली बार सन 1947 में आर्थर शेलिंगसिंगर जूनियर अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाई गई। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। इसके बाद हम समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता का आशय है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना तथा संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण न्यायपालिका का मूल कार्य है। परंपरागत रूप में न्यायपालिका में के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, जबकि मेनका गांधी वाद 1976 में न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया, जो न्यायपालिका के कार्यप्रणाली में बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। 1980 के दशक में भारत की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। न्यायपालिका द्वारा वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए सुने जाने के अधिकार, न्यायपालिका में पहुंचने का अधिकार का विस्तार किया गया। इस प्रक्रिया में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत कोई तीसरा व्यक्ति भी समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में PIL या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है, जैसे जनहित विवादों को मान्यता प्रदान करना, जीवन और सुरक्षा को वास्तविक बनाना, नागरिकों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, कार्यपालिका के स्वविवेक पर नियंत्रण लगाना, कानून की रूपरेखाओं में रंग भरना।
न्यायिक सक्रियता का नया उभरता दौर। गणतंत्र का सबसे पहला उद्देश्य था नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, किंतु पिछले वर्षों में हुआ यह कि शीघ्र ही विभिन्न निहित स्वार्थ, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासक हम नागरिकों के हितों और गरिमा की रक्षा करने और हमें न्याय दिलाने के बजाय अपने निजी स्वार्थों के पोषक, सत्ता के सौदागर, जनता के शोषक और जनहित के शत्रु बन बैठे। घोटाले पर घोटाले होते रहे तथा कार्यांग और विधायिका चुप्पी साधे रहे और नेताओं, मंत्रियों एवं अफसरों के कुकृत्यों और भ्रष्ट आचरणों पर पर्दा डाले रहे। अब हम देखेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका के द्वारा हस्तक्षेप के कौन कौन से क्षेत्र हैं, या किन कारण से न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया। जब संसद या सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में अक्षम या असमर्थ सिद्ध हो, जब सरकार किसी वर्ग विशेष को नाराज करने वाला कोई कठोर निर्णय ना ले सकती हो, जब सरकार स्वयं सक्षम होते हुए भी न्यायालय के माध्यम का उपयोग या दुरुपयोग करना चाहे, जब न्यायालय स्वयं मानवीय अथवा संस्थागत नैसर्गिक दुर्बलताओं के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हों, जाने या अनजाने में। न्यायिक सक्रियता के विविध रूप और मान्यताएं। न्यायिक सक्रियता एक विविध रूप स्थिति है। इसके कुछ प्रमुख पक्ष और मान्यताएं हैं। नंबर 1, जनहितकारी अभियोगों को मान्यता। जनहितकारी अभियोगों को मान्यता। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत इस विचार को स्वीकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। नंबर 2, कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल। संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक यह समझा जाता था कि न्यायालयों का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है। अतः न्यायालयों को अपनी कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट, शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। कार्यपालिका अपनी इन स्वविवेकी शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। इस पृष्ठभूमि में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए। नेक्स्ट है शासन को आवश्यक निर्देश देना। न्यायालयों ने विभिन्न जांच एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिए और इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है तथा सरकारी एजेंसी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता, सीमाएं एवं आलोचना। कार्यपालिका और विधायिका का अतिक्रमण। न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिसंबर 1907 में चेतावनी दी गई कि अधीनस्थ अदालतें अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघें। वे निर्वाचित निकाय की तरह कार्य करने की कोशिश ना करें, कानून ना बनाएं, बल्कि उनका पालन करवाएं। अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों को विनम्रता से काम लेना चाहिए और राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका निर्वाचित निकाय नहीं है।
न्यायपालिका एक निर्वाचित निकाय नहीं है और इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायपालिका को निर्वाचित निकायों की अधिकारिता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा। न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियता के कारण से सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा पहुंची, क्योंकि न्यायपालिका को प्रशासनिक बारीकी और तकनीकी दक्षता के संबंध में विशेष अनुभव नहीं है। प्रशासनिक प्रक्रिया में बाधक। जनित याचिकाएं निसंदेह एक प्रशंसनीय उपकरण है, किंतु अब वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जो न केवल सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने की उपकरण बन गई है, बल्कि ये प्रशासनिक प्रक्रिया में भी कहीं कहीं बाधक के रूप में भी देखी जा रही है। उत्तरदायित्व विहीन प्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 50 में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक रहकर कार्य करना है, जबकि न्यायिक सक्रियता और बिना उत्तरदायित्व विहीन प्राधिकार में प्राय साम्य स्थापित किया जाता है। न्यायालय की 2 टूक टिप्पणी आई है। जजों को सीमा में रहना चाहिए, सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें शहंशाह की तरह नहीं नम्रता के साथ बिहेव करना चाहिए। शहंशाह नहीं है जज, सरकार चलाने की कोशिश ना करें, ऐसी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। स्कूल में दाखिले या अस्पतालों की हालत सुधारने जैसे मामलों में तब तक दखल ना दें जब तक वहां घोर अव्यवस्था ना फैल जाए। अदालतें यह ध्यान रखें कि वे मौजूदा कानून के दायरे में ही निर्णय ले सकती हैं, यह कानून बनाना उनका कार्य नहीं है। राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में केवल न्यायपालिका को अधिकार है कि तीनों अंगों के क्षेत्राधिकार की सीमा घोषित कर सके। इस महान अधिकार का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि न्यायपालिका आत्म संयम नहीं बरतेगी तो राजनीतिज्ञ न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल देंगे, उनके अधिकार कम करने का प्रयास करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुरेश होमी कापड़िया ने अप्रैल 2011 में बार एसोसिएशन में भाषण देते हुए न्यायाधीशों को जनता में बन रही प्रतिकूल धारणा के प्रति सावधान किया। उन्हें सुपर विधायिका के रूप में काम ना करने, लोकप्रियता हासिल करने की चाह ना रखने, जहां वकीलों और राजनीतिज्ञों से घुलने मिलने से बचने के प्रति आगाह किया और कहा, हमें काले लवादे में साफ सुथरा इंसान चाहिए। धन्यवाद।